all dear students, this is Manish. Today we all have gathered here to celebrate the most pious festival of our country, that is Republic Day. And I feel very glad to speak something on this marvelous occasion. At first, I would like to thank all the teachers and students for organizing such a program, and also thank to all the audience to being the part of this program. आज बहुत ही गौरवशाली दिन है, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। आज वो दिन है जिस दिन हमारा देश वास्तविक रूप से आजाद हुआ था। अब आप कहेंगे आजाद तो 15 अगस्त 1947 में ही हो गया था, लेकिन वास्तविक आजादी हमें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली थी, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। आजादी तो हमें 15 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन वो एक फॉर्मल आजादी थी, एक औपचारिक आजादी थी, क्योंकि जिस तरह से आप किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, कैद करके रखा जाता है किसी पक्षी को पिंजरे में और उसे आजाद कर दिया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आजाद हो गया। पंछी जब आकाश में उड़ान भरती है, जब अपने वास्तविक रूप में आती है, उसे वास्तविक आजादी कहते हैं। जैसे कि ठीक उसी तरह से हमारा देश उस आजाद उस कैद पंछी की तरह था, जिसे पिंजरे से अंग्रेजों ने बाहर तो निकाल दिया, लेकिन हमारे देश के पास कुछ नहीं था, ना कोई सिस्टम, ना कोई रूल, ना कोई लॉ, ना कोई नियम, ना कोई कानून। बस हमारा देश सिर्फ आजाद हो गया था। हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था उस समय, सिर्फ और सिर्फ हमारा देश कॉपी पेस्ट पे चल रहा था, अंग्रेजों के बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन। आजादी की बात है, लेकिन उसके बाद एक नई रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनके तैयार हो गया, और उसके ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा देश आजाद पंछी की तरह आसमान में उड़ान भरना शुरू किया। और तब से लेके आज तक हमारे देश ने जो गरिमा हासिल की है वो काबिले तारीफ है, उसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और आज हम लोग उसी गौरवशाली दिन को मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और एक बार मैं फिर से आप सभी ऑडियंस का, सभी दर्शक का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी पूरी संस्था की ओर से, कि उन्होंने अपनी उपस्थिति बना करके इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को काफी हद तक सफल बना दिया। आज मैं अपने स्पीच की शुरुआत करना चाहूंगा, इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे अपने स्पीच की शुरुआत करना चाहूंगा महिला सशक्तिकरण से। आज मेरे स्पीच का पहला टॉपिक होगा महिला सशक्तिकरण। इट मींस वीमेन एम्पावरमेंट। हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या प्रेजेंट कंडीशन है हमारे देश में महिलाओं की, इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। वैसे तो महिलाओं की स्थिति पे यानी कि वीमेन एम्पावरमेंट पे, यानी कि महिला सशक्तिकरण पे हर कोई कुछ न कुछ बोलता रहता है, चाहे वो एक नेता हो, बड़े स्तर का व्यक्ति हो, छोटे स्तर का व्यक्ति हो, हर समय कुछ न कुछ महिला सशक्तिकरण पे भाषण दिया जाता है, प्रवचन दिया जाता है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ये है, वो है, बहुत खराब है, बहुत दयनीय है, सुधार की आवश्यकता है, महिलाओं का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। लेकिन कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओठ लेना, कसम लेना,
और उसे निभाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है, हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, उसे देख करके ये आप ही कर सकते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है, करना निभाना उतना ही मुश्किल होता है। हम सिर्फ शपथ लेना जानते हैं, हम उसे निभाना नहीं जानते। बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे समाज में आज महिलाओं की। और आज मैं सबसे पहले उस स्थिति पर बात करना चाहूंगा, महिलाओं की अस्तित्व पे बात करना चाहूंगा। और मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप लोग भी उस अस्तित्व को जानने में मेरा साथ दें कि क्या महिलाओं का अस्तित्व है, क्या महिलाओं की स्थिति है अभी के वर्तमान समय में। वैसे एक नारी होना, एक महिला होना कितनी बड़ी बात है, ये खुद एक नारी को भी नहीं पता होगा, सच्चाई है। फिर हम पुरुष को कहां से पता होगा कि एक महिला होना कितना मुश्किल है, एक नारी होना कितना मुश्किल है। हमारा जितने भी पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो एक जिंदगी जीते हैं, एक बार जन्म एक बार मृत्यु, बात खत्म। लेकिन एक महिला होती है, एक जो नारी होती है, वो उन्हें अपने जीवन में 2 बार जन्म लेना पड़ता है, 2 लाइफ जीनी होती है। जब उनका जन्म होता है तो वो अपने माता पिता की लाडली होती है। बहुत सारे इसमें यहाँ पे दर्शक माता पिता उपस्थित होंगे जिनकी बेटियां होगी, जिनके घर में उनकी लाडली बेटी होगी और वो पूरी तरह से समर्पित होंगे उस बेटी के प्रति। बहुत लाडली होते हैं, लाडली होती है बेटियां अपने माता पिता की। या यूं कहें आज के समय में, आज के जमाने में, या फिर सोशल मीडिया के शब्दों में तो पापा की परी होती है बेटियां। और जो कि आसमान में, खुले आसमान में एक उन्मुख पक्षी की तरह उड़ती है। किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हमेशा वो माँ बाप के पलकों का, आंखों का तारा होती है। धीरे धीरे बड़ी होती है बेटियां और इतनी बड़ी हो जाती है कि उनके शादी का उम्र हो जाता है और फिर उनकी शादी हो जाती है और वो अपने मायके से अपने ससुराल चली जाती है। अब उनका नया जीवन, उनके नए जीवन की शुरुआत होती है, रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। जो बेटी पापा की परी हुआ करती थी वो बेटी एक पिंजरे में कैद तोते के समान हो जाती है, जिनकी जुबान फरमाइशें करते करते नहीं थकती थी अपने माता पिता के सामने में। वो औरों की फरमाइश पूरा करते करते इतनी बुरी तरह से टूट जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है और अपना पूरा जीवन दूसरों के नाम कर देती है, दूसरों की इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने में हमेशा समर्पण, सबके लिए समर्पण। खुद का कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं, खुद के अस्तित्व की कोई चिंता नहीं। मेरा पति कैसा है, मेरे सास ससुर कैसे हैं, मेरा बच्चा कैसा है, इन्हीं सभी में उलझ करके वो पूरी जिंदगी उनकी उसी में खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एक फौजी, जिस तरह से एक सेना, एक सैनिक बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हुए त्याग और बलिदान देते हैं, ठीक उसी तरह से एक औरत, एक नारी, एक महिला अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान में निकाल देती है। इस तरह से हम और आप कह सकते हैं कि एक फौज, एक औरत, एक नारी इस देश की सबसे बड़ी फौजी है, सबसे बड़ी सैनिक है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फौजी जंग में अपनी जान गंवाता है,
वो जीवन में एक बार त्याग कर सकता है, बलिदान कर सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार, लेकिन एक महिला, एक नारी